नमस्कार विद्यार्थियों। आज के पहले के व्याख्यानों में हम मध्यकालीन भारत के बारे में बात कर रहे थे। आज एक हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। ये तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए है, इटली का एकीकरण। तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के द्वितीय पेपर में एक टॉपिक के रूप में हमको इसको पढ़ना है और आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। इटली का एकीकरण या इतालवी एकीकरण, जिसे इटली की भाषा में इल रिसार्जोमिंतो कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है पुनरुत्थान। और ये एक ऐसा अभियान माना जाता है इतालवी लोगों द्वारा जिसमें इटली को एक राजनीतिक और सामाजिक अभियान के रूप में एकीकृत कर, उसे एक संगठित कर एक राष्ट्र इस पुनरुत्थान के द्वारा बनाया गया। 19वीं शताब्दी से पहले इटली एकमात्र भौगोलिक अभिव्यक्ति था, क्योंकि इसमें अनेक राज्य थे और इनके शासकों के आपसी हित आपस में एक दूसरे से नहीं मिलते थे। यही कारण था कि इटली एकीकृत रूप से एक राष्ट्र नहीं हो पा रहा था। लेकिन 19वीं शताब्दी के बाद कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिनके कारण इटली में राष्ट्रवाद का उदय हुआ और अनेक क्रांतिकारी संस्थाओं का जन्म हुआ। परिणाम स्वरूप 1870 में इटली एक राष्ट्र के रूप में उदित हुआ। इटली के एकीकरण की शुरुआत और अंत की तिथियों के बारे में विद्वानों में मतभेद है। फिर भी अधिकतर जो विद्वान हैं वो 1815 की वियना सम्मेलन के साथ इटली के एकीकरण को प्रारंभ हुआ मानते हैं। इस सम्मेलन के द्वारा नेपोलियन बोनापार्ट के राज्य का अंत हुआ या नेपोलियन का पतन हुआ और उसके बाद में सम्मेलन हुआ और वहाँ से शुरू होकर इटली के एकीकरण को विक्टर एमानुएल की सेना द्वारा रोम पर कब्जा होने तक अर्थात 1870 तक चलता हुआ मानते हैं और इसके बाद ही इटली को एक राष्ट्र के रूप में संगठित हुआ मानते हैं। हालांकि इस प्रदेश में कुछ इतालवी प्रदेश सम्मिलित नहीं थे और प्रथम विश्व युद्ध के बाद ही वो इसका हिस्सा बने। इटली का एकीकरण क्यों हुआ, क्या कारण थे जिससे इटली एकीकृत रूप से राष्ट्र बना, और क्या कारण थे कि इटली इतना लेट एक राष्ट्र के रूप में अभिव्यक्त हुआ या एक राष्ट्र के रूप में परिवर्तित हुआ। तो इटली के एकीकरण के सहायक भी अनेक कारण थे और इटली के एकीकरण के अंदर अनेक बातें थी जो बाधाएं उत्पन्न कर रही थी। तो इटली के एकीकरण के सहायक कारणों के बारे में यदि हम बात करें तो उससे पहले हम ये देखते हैं कि इटली के एकीकरण से पूर्व इटली की विभिन्न राज्यों की स्थितियां क्या थी, या वियना कांग्रेस के बाद में जब नेपोलियन का पतन हो गया या नेपोलियन हार गया उसके बाद में जो सम्मेलन हुआ, वियना कांग्रेस के नाम से जाना जाता है वो सम्मेलन। तो वियना कांग्रेस के बाद में इटली के लिए जो नवीन व्यवस्था की गई वो किस प्रकार की थी। तो तीन इसमें इटली के अलग अलग प्रदेश हम मानते हैं। पहला जो था वो उत्तरी इटली में लिम्बार्डी और वेनेशिया का प्रदेश था। ये वेनिस का प्रदेश भी कहलाता है। तो पहला जो इटली का भाग था वो लिम्बार्डी और वेनेशिया का प्रदेश था और ये वियना कांग्रेस के द्वारा ऑस्ट्रिया के अधीन किया गया। दूसरा जो पार्ट था इटली का वो मध्य इटली था, जो रोम इसका राजधानी था और पोप का शासन यहाँ पर विद्यमान था। और तीसरा जो पार्ट था वो दक्षिणी इटली था, जिसमें नेपल्स और सिसिली के राज्य थे, जहाँ पर बूर्बो वंश का राज्य था। ये जो बूर्बो वंश है ये स्पेन का राजवंश था और ये फ्रांस के राजवंश की ही एक शाखा थी। इस प्रकार वियना कांग्रेस के द्वारा इटली को 3 भागों में बांट दिया गया था।
अब हम देखते हैं कि इटली के एकीकरण के लिए कौन कौन सी जो कारण थे या कौन कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो इटली के एकीकरण में सहायक थी। इटली के एकीकरण में जो सहायक तत्व थे वो थे कि इटली में एक ही नस्ल के लोग थे और जिनकी भाषा भी लगभग एक ही थी, थोड़े से परिवर्तन थे, लेकिन उनकी भाषा जो थी वो एक ही भाषा थी, इतालवी भाषा। और ये एक ही नस्ल और एक ही भाषा के लोग जो थे ये नैतिक रूप से आपस में अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करते थे या कल्चरल रूप से, सांस्कृतिक रूप से अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करते थे। इसके अलावा इनका इटली के लोगों का धर्म भी एक था जो था रोमन कैथोलिक धर्म। इस प्रकार इनके लिए सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक परिस्थितियां लगभग समान थी, जिसके कारण यहाँ के निवासी अनेक राज्यों में रहते हुए भी आपस में एकता को अनुभव करते थे और वो इटली के राज्य के रूप में संगठित होना चाहते थे। इसके अलावा इटली के एकीकरण का जो बहुत बड़ा कारण था वो था फ्रांस की राज्य क्रांति, क्योंकि फ्रांस की राज्य क्रांति के उपरांत जब फ्रांस का साम्राज्य बढ़ा तो उनकी सेनाएं इटली में आई और इटली में भी वही नारे उन्होंने लगाए जो समानता, स्वतंत्रता, भ्रातृत्व का जो नारा था उसी का उन्होंने सहारा लिया। तो इससे इटली वासी इस नारे से या इस भावना से बहुत प्रभावित हुए और उनकी सहानुभूति भी क्रांतिकारी सेनाओं के साथ में थी। लेकिन जब नेपोलियन बोनापार्ट ने उनके ऊपर शासन करना शुरू किया तो इटली के लोगों में एक नई बात या एक नई भावना जो उत्पन्न हुई वो थी फ्रांस के विरुद्ध राष्ट्रवाद की भावना। अब उन लोगों के अंदर एक इटली को एक राष्ट्र के रूप में मानकर राष्ट्रवादी भावना उनके अंदर पैदा हुई और उनका एक लक्ष्य बन गया विदेशी शासन को समाप्त करना। इस प्रकार नेपोलियन ने अप्रत्यक्ष रूप से इटली में राष्ट्रवाद की भावना पैदा कर दिया, इटली के वासियों में राष्ट्रवाद की भावना पैदा कर दी, जिसने भी इटली के एकीकरण में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। इसके अलावा इटली को जीतने के बाद में नेपोलियन ने वहाँ के जो बहुत छोटे छोटे राज्य थे उनको समाप्त करके कुछ प्रशासनिक एकता के लिए उसने राज्यों की संख्या जो थी उसको घटा के कम कर दी और सुविधा के लिए उसने पूरे इटली पर एक कानून लागू किया जो कि क्योंकि वो कानून जो थे वो फ्रांस की राज्य क्रांति की उपज थे, इसलिए वो कानून अपेक्षाकृत उदार थे। और इन प्रशासनिक और राजनीतिक एकता ने भी इटली में एकता प्रदान की और इटली के निवासियों को एक राज्य के रूप में संगठित होने के लिए प्रेरित किया। इसी प्रकार जो सबसे बड़ी देन रही नेपोलियन बोनापार्ट की या फ्रांस की क्रांति की इटली के एकीकरण में वो था राष्ट्रवाद की भावना को भरना या इटली के निवासियों में राष्ट्रवाद का उदय होना। जब 1815 में वियना सम्मेलन में इटली को पुनः विभाजित कर दिया गया और उस पर ऑस्ट्रिया का अधिकार स्थापित कर दिया गया, ये जो ऑस्ट्रिया का अधिकार था ये प्रत्यक्ष रूप से तो मैंने आपको पहले भी बताया लिम्बार्डी और वेनेसिया पे था, लेकिन उसके अलावा भी पोप के राज्य में और अन्य राज्यों में जिनमें परमा, मेडोना, टस्कनी वगैरह थे, इन राज्यों में भी जो सरकारें थीं वो ऑस्ट्रिया के ही अनुगामी सरकारें थीं। तो इस अधिपत्य को जो इटली के निवासी थे वो सहन नहीं कर पाए और वो लगातार वियना कांग्रेस में भी इसका या इटली के निवासियों का ऑस्ट्रिया के प्रभाव का इटली के निवासी विरोध करते रहे और इस विरोध के परिणाम स्वरूप भी इटली वासियों में एक एकीकरण की या एक राष्ट्रवाद की या एक देश के रूप में संगठित होने की भावना का उदय हुआ। इसके अलावा नेपोलियन के पश्चात या नेपोलियन के समय में इटली में आर्थिक एकता भी आई और इटली के लोगों ने
अपने आप को आर्थिक रूप से, चाहे वो व्यवसाय हो, चाहे कृषि हो या उद्योग हो, जिसमें वो अपने आप को पिछड़ा हुआ मानते थे, उसमें उन्होंने अपने सुधार करना शुरू किया। और इनकी जो सबसे पहले शुरुआत हुई वो सार्डिनिया पिडमॉन्ट के राज्य में हुई, जहाँ पर नए नए कानून आर्थिक सुधार के लिए बनाए गए। और जब इटली के बाकी लोगों ने इन कानूनों के बारे में जब उनको जानकारी हुई तो उनके अंदर एक इटली के रूप में संगठित होने की भावना का उदय, मतलब भावना पर और जोर पकड़ने लगा। और यही कारण था कि इटली एक राष्ट्र के रूप में संगठित हुआ। अगर हम इटली की भौगोलिक स्थिति देखेंगे तो भौगोलिक रूप से भी इटली एक राज्य के रूप में ही, उसकी भौगोलिक अभिव्यक्ति एक राज्य के रूप में हम देखेंगे तो नीचे वो 3 तरफ से समुद्र से, जिसमें एड्रियाटिक सागर है, मैड्रिड आदि से घिरा हुआ है। और ऊपर हम देखें तो उसमें पर्वत श्रृंखला एक है, जिससे उसको पूरे एक अलग से वो एक उसकी भौगोलिक स्थिति या भौगोलिक अभिव्यक्ति को बतलाता है। अब हम बात करेंगे कि क्या कारण थे कि इतनी बातें होते हुए भी इटली एक राष्ट्र के रूप में इतनी लेट संगठित हुआ, या इटली का एकीकरण इतना लेट हुआ। तो हम इनको जिस पॉइंट में डिस्कस करेंगे वो है इटली के एकीकरण में प्रमुख बाधाएं। सबसे पहले हम देखें तो इटली वास्तव में, जो इटली के व्यापारी थे या जो प्रबुद्ध लोग थे, वो तो एकता के लिए बहुत प्रयासरत थे या बेताब थे, लेकिन सामान्य जनता क्योंकि गरीब और अशिक्षित थी, इसलिए उन्हें एकता से कोई लेना देना नहीं था। और ऐसी हालत में ऐसा कोई आंदोलन जिसमें आम जनता का समर्थन नहीं हो, उसको सफलतापूर्वक चलाना संभव नहीं था। इसके अलावा जो दूसरा कारण था जिसके कारण एकीकरण नहीं हो पा रहा था, वो था कि इटली अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था, और उन ज़्यादातर राज्यों में ऑस्ट्रिया का कब्जा था, या ऑस्ट्रिया का प्रभाव था, या ऑस्ट्रिया की अनुगामी सरकारें थी। और इन छोटे छोटे जो राजाएं थे, इनको भय था कि यदि राष्ट्रीय आंदोलन या राष्ट्रवादी आंदोलन या राष्ट्रीय एकता या उदारवादी आंदोलन जैसा कुछ होता है तो इनके निरंकुश राज्यों की समाप्ति हो जाएगी और इनको अपनी राजगद्दियाँ भी छोड़नी पड़ेगी। इसके अलावा तीसरा जो कारण हम देखते हैं वही देखते हैं कि इटली के एकीकरण में ऑस्ट्रिया बहुत बड़ी बाधा के रूप में था, क्योंकि ऑस्ट्रिया के अधीन इटली के 2 प्रांत थे, लिम्बार्डी और वेनेशिया, जिस पर ऑस्ट्रिया का सीधा और प्रत्यक्ष प्रभाव था। अगर मान लीजिए इटली के एकीकरण जैसी कुछ चीज़ें होती हैं या इटली में राष्ट्रवाद की भावना को प्रोत्साहन मिलता है, तो यह तय था कि ऑस्ट्रिया को इन दोनों प्रदेशों से हाथ धोना पड़ेगा या इन दोनों प्रदेशों को छोड़ना पड़ेगा। इसलिए वो किसी भी राष्ट्रवादी आंदोलन की, जो न केवल इटली में बल्कि यूरोप में भी चल रहा होता था, तो उसको दबाना अपना नैतिक कर्तव्य मानता था। इसके अलावा ऑस्ट्रिया का जो शासक था मेटरनिक, वो भी राष्ट्रवादी और उदारवादी आंदोलनों को कुचलता चला जा रहा था। एक अन्य जो बहुत बड़ी बाधा इटली के एकीकरण में थी वो थी पोप का राज्य, क्योंकि पोप को भय था कि अगर इटली का एकीकरण हो गया तो जो उसके छोटे छोटे राज्य हैं या जो पोप का राज्य है वो भी इटली में सम्मिलित हो जाएगा और पोप का भी राज्य समाप्त हो जाएगा। और इटली के राष्ट्रवादी भी अच्छे से जानते थे कि जब तक या जब भी वो पोप के विरुद्ध होंगे या जब भी वो पोप के विरुद्ध एकीकरण का प्रयास करेंगे तो संपूर्ण कैथोलिक यूरोपीय देश पोप के समर्थन में खड़े हो जाएंगे। इसलिए पोप का राज्य जो था वो भी इटली के एकीकरण के लिए बहुत बड़ी बाधा बना हुआ था। एक अन्य कारण जो यद्यपि प्रत्यक्ष नहीं था, अप्रत्यक्ष था, लेकिन वो भी कारण था कि इटली के एकीकरण में यूरोपीय शक्तियाँ जैसे ब्रिटानिया, फ्रांस कोई भी इनिशिएटिव नहीं ले रही थी। वो कोई भी इस बात को, उनको चाव नहीं था कि इटली के एकीकरण हो जाए, क्योंकि ये देश भी नहीं चाहते थे कि कोई शक्तिशाली इटली गठित होकर यूरोपीय राजनीति में अपना हस्तक्षेप
करे। इसके अलावा इटली में जो सामंत वर्ग और कुलीन वर्ग था, जो जागीरदार वर्ग था, वो भी इटली के एकीकरण के प्रति शंकालु था, क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर इटली का एकीकरण हो गया या कोई राष्ट्रवादी सरकार या कोई क्रांतिकारी सरकार इटली में स्थापित हो गई तो उन्हें अपने जागीरों से, अपनी राजनीतिक प्रभुत्ता से, अपने विशेष अधिकारों से हाथ धोना पड़ेगा, और इसलिए वो कभी भी इटली के एकीकरण का समर्थन नहीं कर रहे थे। इतना सब कुछ होते हुए भी इटली का एकीकरण हुआ, और ये जो एकीकरण था ये भी सीधे रूप में हम देखेंगे नहीं हुआ। पहले इसके अंतर्गत विभिन्न चरण आए और उसके बाद में इटली एक संपूर्ण एकीकृत राष्ट्र के रूप में यूरोप में देखा गया। आज हमने जो बात की वो इटली के एकीकरण की घटनाओं के पहले की पृष्ठभूमि के बारे में बात की। अब हम अगले चरण में या अगले लेक्चर में हम इटली के एकीकरण के विभिन्न चरणों की बात करेंगे। धन्यवाद।